नेपाल में क्रांति की लौ चल रही है जिसमें झुक गई है ओली सरकार। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, काठमांडू में नेपाल सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि आर्मी चीफ ने पीएम ओली से इस्तीफा मांगा है। नेपाल के सेना प्रमुख ने पीएम ओली से इस्तीफे की मांग कर ली है। नेपाली सेना ने चीफ जनरल अशोक राज ने इस्तीफा मांगा है। नेपाल के भीतर हालात इस वक्त क्या है वो आप सब ने देखे हैं, कैसे नौजवानों ने ओली सरकार की जड़ों को हिलाकर रख दिया है। ये गुस्सा सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि कई महीनों का है। न नौकरी मिली और मिला तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। जो जनता के हक हकूक का पैसा था वो सब यहाँ गबन कर दिया गया भ्रष्टाचार में। अब इसी पर ये गुस्सा है लोगों का। सड़कों पर उतर आए नौजवान। उनका कहना है कि हमारे हक की चीजें सिर्फ कुछ लोगों ने खाई, बिल बांट कर बंटाधार कर दिया गया नेपाल की अर्थव्यवस्था का। अब हमें हमारा हक वापस चाहिए। उनका कहना है कि जो ओली सरकार है जिसे हम चुन कर लाए थे उसने सिवाय अपने लिए काम करने के और कुछ नहीं किया। इसका नतीजा प्रदर्शनकारी वर्सेस सरकार की स्थिति आ गई है। और ऐसी हालत हमारे कुछ और पड़ोसी मुल्कों की भी हमने देखी थी। यही हुआ था बांग्लादेश में, यही हुआ था श्रीलंका में। सरकार के खिलाफ जब नौजवान लॉ लेकर चलते हैं तो कुछ ऐसा सड़कों पर या तो सेना अब दिखाई देगी। काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। उधर केपी ओली पूरी तैयारी में है। उनके लिए उनका हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा हुआ है कि वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर देश छोड़ने की फिराक में है, देश छोड़कर भागना चाहते हैं। ये भी खबर सामने आई है। लेकिन सरकार के कुछ मंत्री हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन हम आपको ये भी बताते हैं कि ये एक पहला प्रदर्शन नहीं है। इससे पहले भी दो बड़े तख्ता पलट नेपाल में हुए हैं, 1960 में और 2005 में, जिनमें सत्ता सीधे राजा द्वारा अपने हाथ में ली गई थी। ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए, कैसे ओली साहब के घर को आग लगा दी गई है। ये निजी आवाज है केपी ओली का, नेपाल के प्रधानमंत्री का। दू दू कर जलता ये जो घर है किसी आम व्यक्ति का घर नहीं है नेपाल में। ये घर है केपी ओली का, ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। कैसे वहां के प्रदर्शनकारियों ने अब सत्ता की सुनने से इनकार कर दिया है और पहले वो सिर्फ आवाज लगाते रहे, लेकिन ये प्रदर्शन अब हिंसा में तब्दील हो गया है। नेपाल में बगावत की आग सुलग रही है। ओली सरकार झुक तो गई है लेकिन बवाल बरकरार है, क्योंकि झुकी अपनी एक नीति पर है। उस एक नीति ने लोगों के गुस्से को और ज्यादा भड़काया। ओली चोर है, देश छोड़ा है, देश छोड़कर जा रहे हैं। नेपाल इस वक्त जल रहा है और खास तौर पर काठमांडू में हालात सबसे ज्यादा खराब है। और उसके लिए अगर आप किसी को सीधे सीधे जिम्मेदार कहना चाहते हैं तो वो ओली सरकार को कहें आप कि ओली सरकार के खिलाफ ही ये नाराजगी है। वहां के लोगों ने किस तरीके का प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की जा रही है, सड़कों पर लोग उतर आए हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन लगाना शायद हम कह सकते हैं कि ओली सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम था, कि कैसे ओली सरकार का वो एक फैसला लोगों के गुस्से को, जो अब तक से हमारे ज़हन के भीतर था, लोगों के ज़हन के भीतर था, वो सड़कों पर आ गया। सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, जिसके बाद लोगों ने कहा अब तो हमारी आवाज़ भी छीन ली गई, हम बोले भी कैसे। इसके बाद लोग सड़कों पर उतर कर आए और हालात अब आपके सामने हैं। नेपाल की हालत क्या हो गई है। लेकिन नेपाल में ये स्थितियां आज नहीं बनी है, ये बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन अचानक ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अब कमान सीधे सीधे जेनजी ने अपने हाथों में ले ली है। और इतिहास गवाह है इस बात का कि अगर नौजवानों ने क्रांति की मशाल को उठा लिया या तख्ता पलट करने की सोच ली है तो कई सारे देश रहे हैं जहां पर बड़ा तख्ता पलट हुआ है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, सूडान में 30 साल तक सूडान की सत्ता पर काबिज तानाशाह अल बशीर को जनरेशन जेड की वजह से 2019 में अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ा था। 2018 में जनरेशन जेड के युवाओं ने रोटी और ईंधन को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था। ये सूडान की हालत थी। श्रीलंका में देखिए आप, अभी हाल ही में हुआ था, ये तो आपको याद भी होगा, श्रीलंका में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहाँ के जो शीर्ष नेता हैं उनको देश छोड़कर भागना पड़ा था। वहाँ भी संसद तक, घर तक लोग पहुँच गए थे। 2022 में भारत के पड़ोस में जो हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, जनरेशन जेड ने, लड़ाकों ने राजपक्षे की
जो घर हैं हिलाकर रख दिया था। नौबत यह आई कि उनको देश छोड़कर भागना पड़ गया था। वहां पर भी यही लोगों की मांग थी। आर्थिक संकट खड़ा हो गया था श्रीलंका के भीतर, महंगाई बढ़ रही थी, लोग सड़कों पर निकल आए, लाठियां हाथ में ली और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि वहां पर भी तख्ता पलट देखने को मिला है। थाईलैंड में भी ये सब हुआ था। 2014 में प्रयुत चान के नेतृत्व में थाईलैंड की सरकार बनी और चांद पर तानाशाही का आरोप लगा। और एक बड़ी बात यह है कि हिंदुत्व का राज जो है वो नेपाल के भीतर भी चलता था, लेकिन अभी जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। लोगों का कहना है कि आपने तो हमें सपने दिखाए थे, वादा किया था कि राजशाही से निकले हैं, अब आप डेमोक्रेसी में आए हैं, डेमोक्रेसी में हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन नहीं सुनी गई जनता की बात। लेकिन डेमोक्रेसी की हम ये भी कहते हैं, यही एक खूबसूरती है कि जब जनता की नहीं सुनी जाएगी, जिस जनता ने चुनकर आपको कुर्सी तक बिठाया है, हालत यही होगी। नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि वो जनता आपके घर तक आ जाएगी। कहते हैं वो एक पंक्ति भी है कि सिंहासन खाली करो कि हम आते हैं। आज वही नेपाल के भीतर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि हालत नेपाल की आज क्या हो गई है। भारी दबाव दिखाई दे रहा है और गठबंधन भी टूट गया है। देश में जुलाई 2024 से 88 सीट वाली शेर बहादुर देउवा की नेपाली कांग्रेस थी। ये हम आंकड़ा भी आपको बता रहे हैं क्योंकि नेपाली कांग्रेस ने अपना सारा का सारा समर्थन खींच लिया है। अब केपी ओली के पास में इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं दिख रहा है। इन सबके बीच में ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आ रही हैं। अब इसको लेकर ये लोग कह रहे हैं कि केपी ओली भागने की फिराक में हेलीकॉप्टर उन्होंने अपना काठमांडू एयरपोर्ट पर तैयार करा लिया कि वो किसी भी वक्त भाग सकते हैं। 69 सीट वाली केपी शर्मा ओली की सीपीएन मिलकर सरकार चला रही थी, इसलिए सरकार गिरने की बात है। अब समर्थन भी नहीं बचा है केपी ओली के पास में क्योंकि 88 सीट्स जो हैं वो नेपाली कांग्रेस की ओर से थी। अब नेपाली कांग्रेस ने अपना पूरा समर्थन खींच लिया है। 79 सीट्स रह गई है सिर्फ केपी ओली के पास में। सीपीएन यूएमएल की सरकार है उनके पास में और नेपाली कांग्रेस ही ने इस्तीफा दे दिया है। तो अब यहाँ उठा पटक होगी। नेपाल में पिछले 16 साल से राजनीतिक उठक पटक है, ये भी एक बड़ी बात है। कभी राजशाही, कभी लोकतंत्र, लेकिन नेपाल स्टेबल नहीं हो पा रहा है। नेपाल पिछले 16 साल से इस उठापटक को देख रहा है। वहाँ शायद राजनीतिक उठापटक ऐसी, इसीलिए ये हालात। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नेपाल में आज दूसरे दिन भी युवाओं का उग्र प्रदर्शन है जारी। प्रधानमंत्री ओली राष्ट्रपति के निजी आवास में घुसे प्रदर्शनकारी, तोड़फोड़ आगजनी। अब तक गृह मंत्री समेत 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। ओली के इस्तीफे पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। नेपाल के पूर्व पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड के घर प्रदर्शनकारियों का हमला। युवाओं के आक्रोश को देखकर देश छोड़कर भागने की फिराक में नेपाल के पीएम केपी ओली। नेपाली सेना प्रमुख ने पीएम से मांगा इस्तीफा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग है जारी। प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने डाले हैं वोट। सांसदों के वोट डालने का सिलसिला जारी। एनडीए से सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन से बी सुदर्शन रेड्डी हैं उम्मीदवार। आज शाम को होगा नतीजों का ऐलान। पंजाब और हिमाचल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पीएम मोदी रवाना। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलेंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसका एक घर में मौजूद 4 लोगों की मौत, 3 को सुरक्षित निकाला गया। एक बच्ची की तलाश जारी। कुल्लू के खोखड़ कोठी में बादल फटा, खेत डूबे, जानवर बह गए। जयपुर में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि यह फैसला संविधान के खिलाफ। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस का मंथन। शाम 4 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी बैठक। राहुल गांधी भी रहेंगे मौजूद। मुंबई के नेवी नगर में धोखे से अग्निवीर की इंसास राइफल और 40 कारतूस लेकर फरार हुआ एक शख्स। नौसेना की वर्दी में आया संदिग्ध, सर्च ऑपरेशन जारी। हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। इजरायली आर्मी का गाजा में हमास पर एक्शन है जारी। एक बिल्डिंग को बनाया निशाना। इजराइल के मुताबिक बिल्डिंग में हमास का मिलिट्री सेंटर था। इजराइल के यरूशलेम में भीषण आतंकी हमला। हमलावर ने बस स्टॉप पर बरसाई अंधाधुंध गोलियां। 4 की मौत। गाजा में टैंक में धमाके से 4 इजरायली सैनिकों की मौत। पीएम नेतन्याहू ने कहा आतंक से जंग जारी रहेगी।
पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। तस्वीरें हम काठमांडू से दिखा रहे हैं, यहाँ पर की हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कांग्रेस नहीं चाहिए हमको। देखिए इनकी मांग है नेपाल का झंडा लेना चाहिए। आगे दो बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग जो है वो लगातार चौतरफा की जा रही है। तो काठमांडू की सड़कें इस वक्त जल रही हैं और इस वक्त ये तस्वीरें काठमांडू में नेपाली जो प्रधानमंत्री हैं उनके निजी आवास की देख रहे हैं। वहां पर निजी आवास उनका आग के हवाले कर दिया गया है और ये प्रदर्शनकारियों की ओर से किया गया है, क्योंकि अब सीधे सीधे जब नेपाली कांग्रेस से अपना हाथ खींच लिया है सरकार के ऊपर, अब उनकी छत्र छाया नहीं है। अब नैतिक तौर पर अगर आंकड़ा भी आप देखेंगे तो केपी ओली के पास आंकड़ा तक नहीं है कि वो सरकार में बने रहे। तो अब केपी ओली को नैतिकता पर भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि गुस्सा सबसे ज्यादा उन्हीं से है। ये उनसे ही अब इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन आप देखिए नेपाल का नुकसान इसमें कितना हो रहा है। 20 लोगों की जान चली गई है, 350 लोग घायल हो गए हैं। निजी आवास लगातार टारगेट किए जा रहे हैं सभी मंत्रियों के। और नेपाली कांग्रेस ने देखिए समय रहते चीजों को भांप लिया, शायद इसीलिए अपना जो इस्तीफा भी दिया उन्होंने और अपना हाथ भी सरकार के ऊपर से खींच लिया है कि अब उनका समर्थन सरकार को नहीं है। हम आपको आंकड़ा बता रहे थे, क्योंकि आंकड़ा समझना इस वक्त जरूरी है। जब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो आप ये भी समझिए कि इस वक्त आंकड़ा तक नहीं बचा है केपी ओली के पास में कि वो सरकार में बने रहें। अगर डेमोक्रेसी की सरकार है तो आपके पास में वो आंकड़ा भी होना चाहिए, लेकिन आपके पास आंकड़ा तक नहीं बचा है कि आप सरकार चलाएं। 88 सीट्स हैं नेपाली कांग्रेस के पास में। नेपाली कांग्रेस ने अपना इस्तीफा ले लिया, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारा कोई समर्थन नहीं है सरकार को। इधर सिर्फ 79 सीट्स बची हैं केपी शर्मा ओली के पास में, और अब वो नैतिकता के तौर पर भी सरकार नहीं चला सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, 16 साल हो गए हैं नेपाल को अब तक स्थिर सरकार नहीं मिली है। 16 साल से नेपाल ये राजनीतिक उठापटक देख रहा है, राजशाही और लोकतंत्र के बीच में झूल रहा है, लेकिन अभी तक भी उसे नहीं मिला कि कोई ऐसा उसको लीडर मिल जाए। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे, ये आंकड़ा कह रहा है। 2015 की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ 10 महीने की सरकार रही। 2018 में 40 महीने, 2021 में 3 महीने माफ कीजिएगा, और कुल मिलाकर 4.5 साल तक ओली नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये उठापटक बहुत पुरानी है, और जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी शायद नेपाल की हालत यही रहेगी। नेपाल इसी तरीके से परेशान होता रहेगा और उसका भुगतान नेपाल के लोगों को करना पड़ेगा। नेपाल जो ज्योग्राफिकली उतना बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जो चीज़ें वो भी उस तरीके से नहीं बनाई गई, हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया गया, करप्शन पर करप्शन होता गया। नतीजा ये हुआ कि आज हमारे पास में नौकरियां नहीं है, हमें दूसरे देश जाना पड़ता है। स्थिति ये आ गई है। और एक फैसला, कहते हैं कि आपका एक फैसला जो है आपकी चीज़ों को पलट देता है। वो एक फैसला जिसने ओली सरकार की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया, वो है सोशल मीडिया पर बैन होना। जब अपनी आवाज़ को बंद होता भी लोगों ने देखा, तो तब उन्होंने सड़कों पर आने का ऐलान किया कि वो सड़कों पर आएंगे और सड़कों पर आकर इस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। 2015 में ओली जो है पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं, और इसके साथ ही एक साहसी नेता के रूप में उन्हें देखा जाने लगा। गठबंधन की राजनीति में उनकी पहली पारी ज़्यादा लंबी नहीं चली, जो हमने बताया अभी, सिर्फ 10 महीने वो प्रधानमंत्री के तौर पर रह पाए। उसके बाद 2017 में ओली ने एक बड़ा दांव खेल दिया, और वहाँ उन्होंने अपने पुराने प्रतिद्वंदी प्रचंड के साथ हाथ मिलाकर वाम गठबंधन बना लिया। तब भी दिल नहीं मिल रहे थे, फिर भी उन्होंने दल मिलाए ताकि सरकार में आए और वो यहाँ आकर जो है प्रधानमंत्री बने रहें। तो ये आंकड़े हैं जो ये बात